Good morning, student. Welcome back your business study class. So, student, yesterday I taught you about which decision? Investing decision. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था हमने कल, और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। तो जिस तरीके से एक कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से उसके लिए फाइनेंसिंग डिसीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से उसे फाइनेंसिंग डिसीजन लेना चाहिए। तो देखो, फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा। पैसा हम कहाँ से आएगा हमारे पास? कौन कौन से सोर्स हैं जो हमारे को कंपनी के लिए पैसा दे सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सोर्स की बात करेंगे वो इंटरनल सोर्स भी होते हैं, यानी ओनर के खुद की कैपिटल, वो जो शेयर्स को इशू करके गेन करता है। और सेकेंड, अगर मुझे मार्केट से कुछ लोन लेना पड़े और मेरी उससे भी मुझे कैश मिले, तो ये भी मेरा क्या हो जाता है? सोर्स ऑफ कैश। ठीक है, तो दो तरीके आते हैं हमारे पास। तो फाइनेंस डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जिस तरीके से इन्वेस्टिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से हमारे लिए फाइनेंसिंग डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फाइनेंसिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हम दो तरीके से कैश को इंक्रीज कर सकते हैं, दो तरीके से अपने फंड इंक्रीज करेंगे। तो पहला कौन सा तरीका है? ओनर फंड। ओनर फंड क्या होता है बेटा? जो शेयर्स कंपनी का जो ओनर होता है, ओनर जो अपने शेयर्स इशू करता है, वो फंड क्या आ जाता है? हमारा ओनर्स फंड। तो एज यू नो, आपके बुक में लिखा हुआ भी है, द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, प्रोसीडिंग ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? बोरोड फंड। बोरोड फंड, बोरो का मतलब ही क्या होता है? उधार लेना, यानी बाहर से हमने कहीं से भी उधार लिया है, तो उसके थ्रू भी हम पैसे को फाइनेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं? तो पहला मेथड है हमारा डिबेंचर। ठीक है, हम अपने डिबेंचर इशू कर सकते हैं, और उसके अलावा लोन लेने के लिए और भी कई तरीके हैं हमारे पास, लेकिन मेन जो इसमें आता है वो आता है डिबेंचर। तो यहाँ पे हमारा क्या आया? इशूड शेयर। यहाँ पे मुझे अगर अपनी कैपिटल इंक्रीज करनी है तो मैं क्या करूंगी? शेयर इशू करूंगी। ठीक है, और अगर बोरोड फंड है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? डिबेंचर इशू करूंगी, क्योंकि डिबेंचर जो होते हैं वो एक तरीके से लोन है जो हम पब्लिक से लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को करने के लिए देखिए, इशूड को भी और डिबेंचर को भी, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं शेयर इशू करूंगी तो मुझे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक, अगर मैंने शेयर इशू किए तो मुझे क्या देना है? डिविडेंड। और अगर मैं डिवेंचर इशू करती हूँ पब्लिक के बीच, तो डिवेंचर में मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। पर डिविडेंड एक ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे लिए, जबकि डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है हमारे लिए ऑब्लिगेशन है। और ये क्या करता है? हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इससे हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बहुत प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो पहला हमारे पास पॉइंट आता है कॉस्ट, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब दोनों को इशू करते वक्त क्या कॉस्ट लगती है? यानी देखिए, हम किसी भी चीज को बनाते हैं या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसकी कॉस्ट आती है। उसी तरीके से इन ओनर्स फंड और बोरोड फंड के लिए भी हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। यानी दोनों सोर्स को, जब हम दोनों सोर्स को यूज करते हैं तो उसमें किस सोर्स में मिनिमम कॉस्ट आ रही है? मिनिमम कॉस्ट यानी जब मैंने शेयर इशू किए तो मैंने कितने खर्चे किए, उसी तरीके से जब मैं डिवेंचर इशू कर रही हूँ तो कितने खर्च। तो दोनों में से जिसको इशू करने में मुझे कम कॉस्ट आएगी, ध्यान रखिए, लेस कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर या लेस कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, तो मैं उसी को इशू करने के लिए प्रेफर करूंगी। तो पहला पॉइंट हो गया रिस्क। रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क अगर हम माना जाता है तो वो रिस्क हमारा होता है डिवेंचर के साथ। डिवेंचर्स के साथ रिस्क होने का रीजन ये है कि पहले तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है। सेकेंडली, विद इन टाइम, आपने जो टाइम लिया है डिवेंचर्स का, 5 साल, 6 साल, 10 साल, जो भी आपका डिवेंचर का टाइम है, उसके बाद आपको वो अमाउंट भी डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर
पेमेंट बहुत जरूरी हो जाता है डिबेंचर्स के साथ। डिबेंचर्स के साथ हमारा क्या है, पेमेंट कंपलसरी है, इंटरेस्ट का भी और डिबेंचर का भी, ठीक है। जबकि अगर मैं शेयर इशू करती हूँ तो शेयर इशू करने में मेरे पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे उस पर डिविडेंड देना ही देना है। अगर कंपनी किसी कारण से लॉस में आ रही होती है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोविजन है कि हमें डिविडेंड देना जरूरी नहीं होता। तो रिस्क किसमें ज्यादा है, रिस्क आपका किसमें ज्यादा है, डिबेंचर में। जबकि इशूड ऑफ शेयर्स में रिस्क जो हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड हम पॉइंट पे आ जाते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन क्या बनाती है, कैश फ्लो पोजीशन भी हमें ये बताती है कि हमें क्या इशू करने चाहिए, हमें बोरोड फंड की हेल्प लेनी चाहिए या फिर हमें इशूड ऑफ शेयर्स करने चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए, अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बेटा बहुत ज्यादा आ रही है, अभी देखो हम नीचे आ रहे हैं ना इसी टॉपिक पे, अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, हम ऑपरेटिंग निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को किस में दिखाते हैं, आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल में अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट करने से अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर हमारी कंपनी क्या प्रेफर करेगी, ओनर फंड। बट अगर हमारी कंपनी स्मूथली चल रही है और हमारे पास हमें इंटरेस्ट पे करने का बहुत ज्यादा इफेक्ट कंपनी पे नहीं पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन। तो देखो कंट्रोल कंसिडरेशन हमारा क्यों कब जाएगा, जब मैं शेयर इशू करूंगी। अगर मैं शेयर इशू करती हूँ तो उस कंडीशन में मुझे अपना कंट्रोल कंसिडरेशन किसको देना पड़ेगा, किसी और को भी देना पड़ेगा। मान लीजिए अभी तक आप पूरे 100% के किसी भी कंपनी के ओनर हैं, जब आप अपने शेयर किसी और को दे देंगे तो जितना पार्ट आप उस शेयर होल्डर को देंगे वो उस पार्ट के लिए वो शेयर होल्डर भी आपका पार्टनर बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो वो कंट्रोल कंसिडरेशन जो आपका अभी तक 100% था वो कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। तो ये कंट्रोल कंसिडरेशन की बात जो आती है वो सिर्फ हमारी किस पे अप्लाई होती है, इशूड ऑफ डिवेंचर पे, सॉरी इशूड ऑफ शेयर पे। डिवेंचर पे हमारा ऐसा कोई कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं होता। तो अगर मुझे अपने कंट्रोल कंसिडरेशन की ये चिंता नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी 80% की ओनर हूँ, 20% अगर मैंने इशू भी कर दिया है तो कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर मेरे लिए शेयर इशू करना बेनिफिशियल है। बट अगर मुझे ये लगता है कि नहीं, डिबेंचर शेयर इशू करने से मेरा कंट्रोल कंसिडरेशन कम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या इशू करनी चाहिए, डिबेंचर इशू करनी चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बेटा ये एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब हम शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हैं, स्पेशली शेयर्स को, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उस पर जो हम एक्सपेंसेस पे करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज कमीशन, so many commissions we are giving to the prospectus expenses। तो ये जितने भी सारे एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं वो क्या कहलाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर शेयर इशू करते वक्त मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है तो मुझे किसको प्रेफर करना चाहिए, डिबेंचर को। ध्यान रखिए फ्लोटेशन कॉस्ट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर्स। तो इफ योर फ्लोटेशन कॉस्ट इज वेरी हाई कंपैरेटिवली issue of debenture, तो then we are preferred to the directly debenture, not in issued of shares। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मैंने आपको अभी बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा, देखो कुछ खर्चे हमारे ऐसे जो होते हैं जो कंपनी में बिल्कुल फिक्स होते हैं, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए। तो अगर मेरे वो खर्चे बहुत लिमिटेड हैं और बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में मेरे लिए डिबेंचर इशूड करना सही है। बट अगर मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में मुझे डिबेंचर की जगह पे किसको इशू करना चाहिए, सॉरी शेयर, हाँ डिबेंचर की जगह पे मुझे इशू करना चाहिए शेयर्स को। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो देखो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है,
हमारे पास दो तरीके के पीरियड होते हैं, एक होता है बूम पीरियड और एक होता है रिसेशन पीरियड। तो बूम पीरियड में कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने जो इक्विटी शेयर होते हैं वो इजीली सेल कर सकती है, इजीली सेल टू इक्विटी शेयर। और डिबेंचर्स को भी इशू करने चाहिए जब डिप्रेशन पीरियड होगा। डिप्रेशन पीरियड में हमारे लिए कौन सा यूजफुल होता है, लोन लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द पॉइंट आर रिलेटेड टू फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फर्स्ट कॉस्ट, सेकंड रिस्क, थर्ड कैश फ्लो पोजीशन, फोर्थ कंट्रोल कंसिडरेशन, फिफ्थ फ्लोटेशन कॉस्ट, सिक्स fixed operating cost, and the last is state of capital market. So you read all the factors with your book also. If you are having any problem, so you send your query also. Thank you and have a nice day.